और जिनको कोई डाउट होगा तो मैं बनाऊंगा, तो आपको उनको जो है मैं बता दूंगा, ठीक है। सर फर्स्ट का -1/2 आएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए मैं निकाल देता हूं। मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो रेट ऑफ, सभी मेरे को बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इसका कैसे लिखेंगे, बताइए। माइनस डेल्टा N2 माइनस डेल्टा N2 N डिवाइडेड बाय बाय कितना हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा टी, ठीक है। ओके, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/3 डेल्टा H2 H2 डिवाइडेड बाय कितना हो डेल्टा जाएगा, टी वेरी गुड। ऑन डेल्टा टी और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 हाँ NH3 अपॉन डेल्टा वेरी गुड, ठीक है। अब कहते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल ऑफ N2 डिसअपियर। अब देखो दिक्कत यहाँ पे क्या है कि आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल ऑफ N2 डिसअपियर। मैं यहाँ पे आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, N2 3H2 और ये क्या है 2NH3, ठीक है। अब वो कहता है कि अमोनिया जो है वो 2 मोल क्या कर रहा है, डिसअपियर कर रहा है, N2 डिसअपियर, सॉरी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल ऑफ क्या कर रहा है, N2 डिसअपियर कर रहा है। अगर ये 1 मोल होता तो ये कितना मोल होता, 2 मोल अमोनिया होता। बोलिए, ये बात आप लोगों को समझ में आई? यस सर। ये आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा। अगर ये 3 मोल होता तो ये कितना मोल होता, 2 मोल। यानी कि जितना स्टोइचियोमेट्री होता है वही हम लोग से रिलेट करते हैं। अगर ये जिसका ये 1 है, यहाँ पे 2 होता तो हम लोग क्या कहते हैं, ये भी 2 मोल बनता। अगर यहाँ 3 है या 5 होता तो ये कितना कहते हैं, 3 मोल नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से हम लोग कितना बनाते हैं, 5 मोल ऑफ NH3 बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि N2 + 3H2 से यहाँ पे हो गया। अब देखो आपको क्या कहता है, 2 मोल ऑफ N2 डिसअपियर हो रहा है। ये एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है। तो ये कितना मोल बनेगा बताइए, 4 मोल। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। अब यहाँ पे 1 मोल से ये इतना 2 मोल बनता है, तो 2 मोल से कितना मोल लेगा, 4 मोल बनेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, N2 डिसअपियर इन 1 मिनट। आपको कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल N2 डिसअपियर इन 1 मिनट। तो हमारे पास डिसअपियरेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। हमने जो है यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसके लिए लगाओगे, यानी कि हमारे पास N2 है, क्योंकि N2 ही तो डिसअपियर होगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा, डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, ओके। और यहाँ पे मोल। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखो ना तो हमेशा पॉजिटिव में आता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अभी भी बता दे रहा हूं। अब देखो दिक्कत यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल ऑफ N2 डिसअपियर। अब आपको कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन पता होता है कि कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम। यही तो होता है कंसंट्रेशन। यानी कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो फॉर्म हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। वापस चलते हैं, हमारे पास डेल्टा N2 की जगह पे आपको कितना मोल दिया हुआ है, यानी कि आपको कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 मिनट। यानी कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2, और लीटर कितना दिया हुआ है, 2, और आपके पास जो है समय कितना दिया हुआ है, 60 सेकेंड। बोलिए, तो यानी कि यहां से कितना हो गया, 1/60 हो गया मोल पर लीटर, ठीक है। यानी कि यहां से कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर, और यहां से कितना हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ओके, यहां से आपने ROD निकाल लिया, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल लिया।
बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यानी कि आपने क्या कर लिया, रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकाल लिया। अब आपको पता है कि मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए आपके पास क्या है, ये है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस इक्वल टू डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी कि कितना हो जाएगा, डेल्टा एन टी डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू आपने भी जस्ट निकाला, कितना निकाला, 1/60। बोलिए, यहाँ पे इतना वैल्यू रख दूं कि आपने, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट है, ना सर। कोई कुछ पूछना चाह रहे थे? तो यही तो है ना, N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एन टी की तो वैल्यू 1/60 है, तो हमने यहाँ पे जो है इसकी जगह पे रख दिया -1/60, ROR हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि मुझे तो जब भी निकालना होगा, तो मेरे को कोई भी चीज निकालना होगा, तो सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाने के बाद मेरे पास जो है बहुत आसान हो जाता है। अब मेरे को रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकालना है, ठीक है, कितना ज्यादा जो है डिसअपेरेंस हो रहा है। अब देखो, हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो हाइड्रोजन वाला लगाएंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, यानी कि कितना हो जाएगा, -1/3, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है। नो सर। अब देखो, आपको रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकालना है। रेट ऑफ डिसअपेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब मेरे को पता है कि अगर जी ये इधर है, तो यानी कि इसको इधर ले जाऊं, तो क्या 3ROR इक्वल टू डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिख सकता हूं। अब इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2। यही तो है सेम, देखिए यहाँ पे इसी चीज को लिखेंगे, यानी कि रेट, इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 इक्वल टू -1/60, ROR की वैल्यू इंटू -3। बोलिए, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/20 आ जाएगी। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नो सर। ओके। अब यहाँ पे देखिए, आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ अपेरेंस पूछा है। आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे रेट ऑफ अपेरेंस पूछा है। रेट ऑफ अपेरेंस का जो फॉर्मूला है आपके पास क्या है, यहाँ पे देखते हैं, डेल्टा NH3, सॉरी 1/2, अगर रेट नहीं निकल रहे हैं हम सीधे सीधे लिख देते हैं पहले, डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ओके। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की आपको किसकी निकालनी है, यानी कि रेट ऑफ अपेरेंस निकालनी है, तो यानी कि आपको सिर्फ इसी की वैल्यू चाहिए, डेल्टा NH3, तो इसको मैं रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे लिख दूं, 2 इंटू ROR इक्वल टू डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? अब यहां से आपको पता है, यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू आएगी मोड ले लेंगे, तो यानी कि 2 इंटू 1/60, और ये जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/30। यानी कि ये जो है इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए, नो सर। ठीक है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए फटाफट से। क्या बन गया,
sir. ओके चलिए मैं बनाता हूं। अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रेट ROR का पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यानी कि कितना हो जाएगा -1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है, इक्वल टू, अब यहां से कितना हो जाएगा 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल 1/1 डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब आपको दिया हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है। रेट ऑफ अपीयरेंस कितना हो जाएगा बताइए, यानी कि NO2 के लिए दिया हुआ है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए, यानी कि डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2 के लिए लिखेंगे तो 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है। और ROR की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। अब देखो डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T की जगह पे हम कितना रख सकते हैं 4 रख सकते हैं। Sir. तो यहां से कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 4, तो यहां से क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये कट जाएगा। बोलिए, यहां से हम लोगों ने क्या कर लिया इस प्रकार से लिख लिया, और जैसे इसको लिखेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपके पास ROR निकल गया, तो क्या आप ROD यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल सकते हो। -2। ओके, यहाँ पे ROD आपको किसका निकालना है, यानी कि NO2 का, N2O5 का, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है। ओके, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कितना है N2O5 के लिए 1/2, और यहां से कितना हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा डेल्टा T, ओके। अब यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाला कितना 1, यहां से कितना हो जाएगा 1/2। अगर मैं चाहूं तो मेरे को जो है सीधे सीधे में ना लिख के एक स्टेप और लिख देता हूं, तो मेरे को वैल्यू तो निकालनी है N2O5, तो यानी कि इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि जो भी वैल्यू आएगा, तो बिल्कुल सही कह रहे थे। और हमें पता है यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, माइनस इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि मोड वाली वैल्यू आती है, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस में जो भी वैल्यू आएगा तो मोड आएगा, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा डेल्टा T इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे नाम अगर आपने डिसअपियरेंस लिख दिया तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो यानी कि बेसिकली हम लोगों ने आपको बताया था निगेटिव का मतलब ही यही होता है कि वो डिसअपियरेंस हो रहा है। अगर जो नाम दे दिया है तो डिसअपियरेंस हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है कि उसका जो है निगेटिव साइन पे यूज करने का। अब ROA दिया हुआ है, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 के लिए हम क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, यानी कि आपके पास O2 ही है, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है चेंज इन O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और इसी की वैल्यू तो 1 है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो यहां से डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका रेट क्या होगा, इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, अगर जो क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे रिएक्शन होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, डिक्रीज एज द रिएक्शन ऑफ प्रोसीड, यानी कि धीरे धीरे घटेगा, या मे इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो डिपेंड करता है, कभी घट भी सकता है कभी बढ़ भी सकता है, रिमेन कांस्टेंट एज द रिएक्शन प्रोसीड। ये भी मेरे ख्याल से किसी पेपर में आया हुआ है, केरला पीईटी में जो है क्वेश्चन था ये। कौन सा आंसर होगा सी। ओके चलिए,
और कोई बताना चाहेंगे? कौशल्या, अंशिका, आपने कहा है बी, नीता बी। ओके ओके, वेरी सर गुड। बी। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। कैसे होगा? अब मान लीजिएगा मेरे पास कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी, और यहां से क्या बना रहे हैं? सी बना रहे हैं। 2 ले लेता हूं या 3 ले लेता हूं, यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूं। अब मुझे बताइए कि समय के साथ रिएक्टेंट घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। 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 घटेगा, यानी घटेगा। कि बिल्कुल घटेगा। और अगर ये घटेगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ जो सॉल्यूट सॉल्वेंट जो भी पार्टिकल्स है वो क्या होंगे? डिक्रीज। डिक्रीज होंगे। यानी कि डिक्रीज। शुरू में मान लो सपोज करो 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 मॉलिक्यूल्स में 20 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, अब लास्ट में उसके पास 20 ही मॉलिक्यूल्स बचेंगे, तो 20 से 20 थोड़े रिएक्ट करेंगे, यानी कि कम करेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा जैसे जैसे रिएक्शन आपका प्रोसीड होगा। पहले ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर कम हो जाएंगे तो कम रिएक्ट करेगा। तो यानी कि जैसे जैसे आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये आपके होमवर्क के लिए बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लेना। तो ये बिल्कुल कोई आसान सा क्वेश्चन है। ये भी आपके लिए जो है एक दो क्वेश्चन जो है मैंने होमवर्क में रख दिया है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान से बना लेना। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव। आप जब भी पूछते थे कि सर ये dt क्या है या dA क्या है, आप हमेशा मन में आता था, मैं उस समय जो कहता था कि मैं जो बता रहा हूं डेल टी के बारे में बता रहा हूं। आज आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं? dt के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ कि मान लो कि मैंने एक रिएक्शन लिया A प्लस बी, और मैंने ये C ले लिया। ठीक है, ये कोई भी एक मैंने रिएक्शन ले लिया। अगर मैं पूछूं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसका क्या बन रहा है, तो यानी कि चेंज इन बहुत कम होगा रेट में। अगर जब मैं कहूं कि सपोज करो कि जैसे आप कोई कहता है ना कि रेड मारते हैं, तो रेड पे आपकी कितनी इफिशियंसी होगी नहीं बता सकते ना। हो सकता है कि जैसे मान लो कि आपके जहां पे भी रहते हैं हॉस्टल में, सपोज करो, वैसे आप लोग हॉस्टल में नहीं रहते, घर पे रहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब हॉस्टल में रहता था तो वहां पे आते थे हाउस टीचर। वो क्या करते थे कि किसी भी इंस्टेंट पे जो है रेड करते थे। अगर उस रेड में जो बच्चा कभी नहीं पढ़ता है और वो उस समय किताब खोल के बैठा, तो यानी कि उसकी क्या हो जाएगा? वो वाकई में अच्छा हो जाएगा, जबकि वो बैठता नहीं है। लेकिन एक दूसरा बच्चा है कि जो है उस समय जो है पढ़ के थक गया और वो घूमने चले गया और रेड पढ़ा, तो यानी कि उस समय उसका नहीं पता लगा पाया। तो यानी कि क्या होता है कि जब भी इंस्टेंटेनियस होता है तो हम एग्जैक्ट नहीं, यानी कि बहुत ही कम चेंज होता है। ठीक है, अब जब बहुत कम चेंज होता है तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल चेंज को हम लोग क्या करते हैं? डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखिएगा वो क्या लिखिएगा? डी डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/2 डेल बी डिवाइडेड बाय डेल टी, इक्वल टू 1/3 डेल सी डिवाइडेड बाय डेल टी। ये छोटी टी होगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस कहते हैं। यानी कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी टाइम पे आपकी क्या स्पीड है। जैसे मान लो कि सपोज करो कि हम बाइक चला रहे हैं, मैं पूछूं कि आप इस सेकंड में कितनी स्पीड है, तो आपकी जो स्पीडोमीटर में दिख रहा होगा उसके अनुसार से आप बताओगे। बोलिए, बताइएगा कि नहीं? यस सर। यानी कि जो भी यस स्पीड होगी, आप उस समय अगर यस स्लो सर। चला रहे होंगे तो यानी कि स्पीड कम होगी। यानी कि वो जो चेंज होता है ना बहुत कम होता है पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे, तो हमने स्मॉल चेंज को हम लोग क्या करते हैं? यानी कि dA/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, मैं ग्राफ बनाऊं, मैंने जो है ग्राफ बनाया, इधर साइड मैंने क्या रखा? रिएक्टेंट रखा। अच्छा, इधर साइड में प्रोडक्ट रखता हूं यार। मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, समय के साथ जो है प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या रखा? प्रोडक्ट रखा। मुझे बताइए, अगर कोई आपके पास ये एक रिएक्शन है A+2B = 3C है, शुरू में रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होगी?
ज्यादा होगी, So high. हाई होगी। अब जैसे Yes, जैसे रिएक्शन होगा तो धीरे धीरे किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी? Product. प्रोडक्ट की। Product. यानी कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी घटेगी। देखिए आप शुरू में मान लो कि सपोज करो यहाँ पे 100 था, अब यहाँ पे कुछ देर के आने के बाद देखो फाइनल स्टेज पे कितना हो गया, 100 से तो कम ही हो गया, 20 हो गया। लेकिन शुरू में प्रोडक्ट सपोज करो ये बिल्कुल करीब टू जीरो, यानी कि लगभग लगभग जीरो के करीब होता है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसकी कितनी वैल्यू है, यानी कि 1 वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं मान ले रहा हूँ 30 है। कुछ भी मान सकता हूँ, मैं समझाने के लिए ऐसा मान रहा हूँ। यानी कि क्या हो रहा है, समय के साथ, समय के साथ ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बोलिए, यही तो पूरे रिएक्शन में हो रहा है। यानी कि धीरे 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 क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे रिएक्शन कराओगे रिएक्टेंट जो है घटेगा, प्रोडक्ट जो है बढ़ेगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना हो, मैं यहाँ पे निकालना चाहूंगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस टाइम पे कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। बोलिए, क्या इतनी सी बात आपको क्लियर हुई? Yes. Yes, sir. ठीक है। Yes, अब देखो sir. ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आप इस क्वेश्चन की जो मदद से हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज यहाँ पे मैं एक और चीज बता देता हूँ कि आपके पास जैसे यही ग्राफ है, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को ये पर्टिकुलर स्लोप निकालना हो, ठीक है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा tan थीटा, जो भी इसका थीटा दिया रहेगा उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x2 डिवाइडेड बाय x1। यही तो आप स्लोप निकालते हो। मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं, स्लोप इक्वल टू, बोलिए, क्योंकि हमें पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे निकालना था तो हमने भाई इस तरह से लाइन डाला, और जो भी इसका जो वैल्यू है, एंगल है, थीटा जो भी है, हम इसके अनुसार से क्या करेंगे, इसका जो है स्लोप निकालेंगे। स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस डिवाइडेड बाय y1, और डिवाइड सॉरी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x2 डिवाइडेड बाय x1 हो जाएगा। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. ओके। अब जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कहता है कि ए से बी जा रहे हैं और यहाँ पे सी बना रहे हैं, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अच्छा मुझे बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि ए का निकालूं तो मैं अगर स्मॉल के लिए बात करूं तो डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे डी बी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी सी बाई डी टी। यही तो होगा। और यहां से मैं स्लोप निकालूं यानी कि बी के टर्म में, यानी कि क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे समय बढ़ रहा होगा यानी कि बी जो है वो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी, छोटी बी दिया हो तो हम छोटी बी लेंगे। ओके, यानी कि रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ क्या हो जाएगा, बी। अब मुझे बताइए यहां से क्या हो जाएगा, बी आपके पास स्लोप tan थीटा तो है नहीं, यहां पे क्या दिया हुआ है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 डिवाइडेड बाय x1। ओके, y2 हम लोग किसको मानते हैं, इस वाले को हमने y मान लिया, इस वाले को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। चाहो तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल बी, सॉरी डेल नहीं, छोटी डी, डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। बोलिए, यही तो लिख सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत। अब देखो यहां से y2 कितना है, 10, 10. यानी कि जो वैल्यू होगा ऊपर वाला उसको y2 मानेंगे।
ये क्या हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा 6, x2 कितना है 4। आपको पता है इसको हम लोग x मानते हैं तो हमने भी यहां से ले लिया, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, y मान लिए सब, ताकि कि आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। हमने यहाँ पे क्या कर लिया 4 - 2, यहां से कितनी वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 हो गया। 2 आंसर। ठीक है, बोलिए यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा आपको जो मोल लीटर इनवर्स वो सारा चीजें लिखना है। हम यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में दिए हुए हैं इसीलिए जो हम लोग सीधे सीधे वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से आपके पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकल गया। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। यस सर। तो क्या आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान सा बात है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, बी दिया हुआ है, यहां से मैं यहां पे एक स्टेप लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं यहां पे एक और भी लिख देता हूं, dB डिवाइडेड बाई dt। रेट ऑफ रिएक्शन मुझे बी के टर्म में निकालना है तो -1/2, मैं यहाँ पे जो है पॉजिटिव ही ले लेता हूं क्योंकि मेरे को पता है अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, सॉरी, यानी कि कितना हो जाएगा dB डिवाइडेड बाई dt, और dB डिवाइडेड बाई dt की जगह पे कितना लिख सकते हो 2। यहां से हमने कितना लिख लिया, यानी कि ROR जो है A का कितना हो जाएगा, यानी कि -1, ये घट रहा है। लेकिन हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जनरली हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे ताकि कि सबका निकाले, लेकिन B घट रहा है, ये घटने की सिंबल को दर्शा रहा है। रेट तो हमेशा 1 होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन B का बता रहा है, यानी कि वो घट रहा है इसलिए माइनस आया। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अगर जो लिखोगे पूरे का तो हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। लेकिन हम अगर जब बी की बात करेंगे तो बी क्या हो रहा है, समय के साथ जो है घट रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमें क्या निकालना है, ए का निकालना है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना वही हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास कितना है 2, यानी कि हम लोग यहाँ से कितना ले लेंगे 2, यानी कि डी ए डिवाइडेड बाई डी टी कितना घट रहा होगा, तो -2 घट रहा होगा। ठीक है, हमने यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन निकाला हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने कहा निकाला हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन -1 है, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये जो सिंबल दिखा रहा हूँ ना माइनस प्लस, ये बेसिकली अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को दिखा रहा हूँ। आपको जनरली इसी से जो है आपको काम करके जो है जिस टाइप से आंसर दिया रहेगा उस टाइप से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लो कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2p से 3p बन रहा है और आपको जो है यानी कि क्या बताना है, इस प्रकार से इसका जो है ROR बताना है। एक बार आप ट्राई करना चाहेंगे? यस सर। ओके, ट्राई कीजिए, मैं फिर बताता हूं। स्लोप निकालना, स्लोप ना हमेशा इस वाले एंगल को लेना, बड़े वाले को, यहाँ पे 135 और 10, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 10/135 की जो वैल्यू होती है -1 होती है। ठीक है, मैं स्लोप इक्वल टू लिख देता हूँ tan थीटा, और tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, dq डिवाइडेड बाय dt, क्योंकि समय के साथ घट रहा है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैंने हिंट दिया ताकि कि आप लोग जो है फटाफट से इसको जो है सॉल्व कर सको। -1/3। ओके, क्या निकले रेट ऑफ रिएक्शन? यस सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलिए मैं बना देता हूं, और ओके ट्राई कर रहे हैं।
चलिए मैं बनाऊं, बोलिए। -1/3 sir. ओके ठीक है, चलिए अब यहाँ पे tan थीटा यानी कि कितना ले लोगे, 135। और आपको मैंने क्या कहा कि 135 की जो वैल्यू है वो उसकी मैं dq/dt कर देता हूं, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 यहां से आ गई। अच्छा, dq/dt जो वैल्यू है वो क्या है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस है, ये तो वैल्यू है dq/dt, रेट ऑफ क्या है, डिसअपेरेंस है। तो मैं यहां से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूं, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मेरे को पता है -1/3, या सीधे सीधे मैं लिख देता हूं, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे जो है वैल्यू से निकालना है, dq/dt। तो dq/dt की जगह पे आप कितना लिखोगे, -1, बोलिए। तो यहाँ पे -1 कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 1/3, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, No, sir. sir. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी No, बात sir. ध्यान रखिएगा कि मोड है तो यानी कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस हमेशा पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था मोड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेसिकली बता रहा है कि घट रहा है कौन जो है, बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 जो है ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप सीधे सीधे जो है, अगर आप निकालना है बी कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, तो हम सीधे सीधे रेट ऑफ रिएक्शन को 1/3 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए निकालना है, रेट ऑफ अपेरेंस निकालना है, ठीक है, आर के लिए निकालना है। तो यानी कि अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा बताइए, आपके पास आर के लिए निकालना है, यानी कि डी आर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डी टी। तो डी आर और रेट ऑफ रिएक्शन कितना है आपका, यानी कि 1/3, यहां से हम लोग जो है कितना ले लेंगे, 1/3, और मोड ले लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी का भी रेट निकाल सकते हो जब आपके पास ग्राफ दिया रहे या फिर आपसे इंस्टेंटेनियस जो है पूछा जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले फैक्टर समझाता हूं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, पहला मैं पॉइंट लेता हूं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि आप जो रिएक्टेंट ले रहे हो उसका नेचर कैसा है, ठीक है। जैसे मैं समझाने के लिए ए पॉइंट लेता हूं, आप ले रहे हो आयनिक है या आप ले रहे हो कोवेलेंट है, यानी कि आप जो रिएक्टेंट ले रहे हो कैसा नेचर का ले रहे हो, आयनिक ले रहे हो या कोवेलेंट ले रहे हो। दूसरा, आप होमोजेनियस रिएक्टेंट ले रहे हो, आयनिक रिएक्टेंट ले रहे हो, या कोवेलेंट रिएक्टेंट ले रहे हो, ठीक है। मैं यहां पे बात करूं, या आप होमोजेनियस रिएक्टेंट ले रहे हो या हेट्रोजेनियस रिएक्टेंट ले रहे हो, बोलिए यही तो होगा, या तो आप आयनिक रिएक्टेंट ले रहे हो या ये ले रहे हो। तीसरा जो है मुझे बताना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बताइए किसका, रेट ऑफ सॉरी, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्या ये बात समझ में आई, यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा जिसका क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा। इसका मतलब समझो कि ए और बी और यहाँ पे जो सी बन रहा है, सी की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तभी ये यहाँ पे बनेगा। जैसे मैं कहूं कि आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो ताकि कि आगे स्टेबिलिटी मिले, लेकिन मैं कहूं कि आगे चल के जो है आप लोगों को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, तो क्या आप लोग नीट का पढ़ाई पढ़ना चाहोगे, नहीं। तो वही कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जितना ज्यादा होगा जितना उसका स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जितना ज्यादा आपको लगेगा, अभी इस समय देखना सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी ज्यादा है, लोग वहां पे ज्यादा की ओर दौड़ते हैं, तो वही कहता है रेट ऑफ रिएक्शन जितना ज्यादा होगा तब जब उसकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी।
अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल करूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। बोलिए, यानी कि अगर जो आपने रिएक्टेंट को ही स्टेबल ले लिया, आप मान लो अभी स्टेबल हो, तो आप नीट की क्यों तैयारी करोगे? जैसे किन्हीं के पिताजी अगर जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, वो क्यों नीट की तैयारी करेगा? वो कहेगा मैं तो बिजनेस ही चलाऊंगा, वो यही ज्यादा स्टेबल है, क्यों मैं दूसरे को जो है सुई लगाऊंगा, क्यों जो है मेरे को वो जो है क्या करेगा, यानी कि जो है इस टाइप से जो है बोलेगा। ठीक है, तो यानी कि वो जब जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो यानी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना कम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंपाउंड जो बन रहा है, अगर जो प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो यानी कि वो जो है बनने का जो प्रोसेस है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अगर वो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, अगर इनस्टेबल प्रोडक्ट बनता, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता, कम हो जाता। क्या ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आया? Yes, sir. यही पॉइंट आपको पहला कहता है, यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैंने आपको ये बातें जो है समझाए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, यहाँ पे और प्रोडक्ट भी लिख देता हूं। प्रोडक्ट पे ज्यादा चीजें डिपेंड करती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मैंने समझाने के लिए कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए हमने जो इस पॉइंट को समझाया। ओके, सेकेंड, यहाँ पे मैं सेकेंड लिखता हूं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट आप लोगों को पता होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप के होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं, आप लोग को पढ़ना होता है, प्लाज्मा एंड बीईसी। अगर गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? गैस। गैस का। फिर किसका होगा? लिक्विड का। फिर किसका होगा? सॉलिड का। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल अनस्टेबल है। अभी जस्ट मैंने ये पॉइंट बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज्यादा होगा जब वो प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, या उस रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या हो, बहुत खराब हो। यानी कि गैस स्टेबल तो है नहीं, वो अनस्टेबल है, तभी तो इधर उधर घूम रहा है। देखिएगा, जो भी अनस्टेबल होता है कभी इधर उधर जो है घूमते रहता है, जो स्टेबल होता है वो एक जगह रहता है। यानी कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं हाईली एनर्जेटिक होते हैं। यानी कि गैस के पार्टिकल क्या होंगे? हाईली एनर्जेटिक होंगे। तो अगर जो हाईली एनर्जेटिक होंगे तो इसका रैंडमनेस मोशन ज्यादा होगा। और अगर जो रैंडमनेस मोशन ज्यादा होगा, इज हाई, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर जो अनस्टेबल जितना ज्यादा होगा तो यानी कि वो क्या होगा, यानी कि जल्दी से क्या बनना चाहेगा? स्टेबल बनना चाहेगा। और जल्दी से बनना चाहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बोलिए, ये बात समझ में आई? Yes, sir. यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाए फिजिकल स्टेट में गैस, लिक्विड और सॉलिड में किसकी ज्यादा होगी, तो आप कहिएगा गैस की। इसका रीजन क्या है? गैस के पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होती है, उसका मोशन ज्यादा होता है, मोशन ज्यादा होने के कारण वो अनस्टेबल होता है, और जो भी व्यक्ति अनस्टेबल है उसको स्टेबल की ओर ले जाओगे तुरंत हो जाएगा। जैसे आपको समझाता हूँ, मान लो एक कोई लड़का है, चाहे लड़का मान लो या लड़की, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब उसकी नौकरी नहीं लग रही है, सपोज करो कि बहुत जगह जा रहा है और उसको कहीं नौकरी नहीं लग रही है। मान लो 2 साल 3 साल से जो है नौकरी की तलाश में है, उसको नौकरी नहीं लग रहा है। उसको सडनली एक नौकरी मिला। वो नौकरी, पहले वो क्या सैलरी देखेगा? क्या नहीं। वो कंडीशन देखेगा? क्या नहीं। यानी कि फटाफट से वो हाँ कहेगा कि भाई मुझे नौकरी तो मैं जीवन यापन जैसे भी तुम करवाओगे कर लेगा। यानी कि लेकिन जो स्टेबल होगा तो वो जैसे तैसे उसको रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है, गैस जो है तुरंत जो है रिएक्शन करना चालू करता है। लेकिन देखो सॉलिड कहता है मैं तो स्टेबल हूं, ये स्टेबल है, ये इधर ही स्टेबल है, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज्यादा होगा? क्या वो बनाना चाहेगा प्रोडक्ट? क्या नहीं।
No, sir. इसी कारण से सॉलिड की जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कम होती है, यानी कि स्टेबल ज्यादा होता है। स्टेबल ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Come. ओके, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. तीसरा, मैं अगर तीसरा, हाँ क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, तीसरा हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा मुझे बताना, मैं आपसे एक छोटा सा पहले जनरल नॉलेज पूछता हूं, फिर आपसे इसमें क्वेश्चन समझाऊंगा। मान लो मैंने जो है एक कप चाय बनाया, मैंने 2 स्टूडेंट को कहा, या आपके पास ऑप्शन दे देता हूं, मेरा मन हुआ कि जो है थोड़ा सा क्लास लेते लेते थक गया हूं, तो मैंने जो है कप भी सही से नहीं बना। ओके, ठीक है, ये कप है, मेरे पास जो है ना चीनी 2 फॉर्म में है, एक क्रिस्टल फॉर्म में है, दूसरा मेरे पास पाउडर के फॉर्म में है। मुझे जल्दी घोलना है तो कौन सा वाला देना होगा, Powder. पाउडर वाला। यानी कि जिसका सरफेस एरिया कम होगा एरिया इज लेस, रिएक्टिविटी इज हाई। अगर जो रिएक्टिविटी हाई होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, Hi. ज्यादा होगा। यानी कि आप जब भी किसी चीज को रिएक्ट कराएंगे, बड़े से फॉर्म में नहीं करेंगे, हम उसको छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे भले छोटे पार्टिकल का एरिया क्या है, छोटा है, लेकिन अगर जो इसी को तोड़ के अगर जो बनाओगे, जैसे सपोज करो इसका एरिया 1 है, तो अगर इसको 4 टुकड़े में तोड़ दोगे तो इसका एरिया जो है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हम एक एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अगर जो एक पार्टिकल का यहाँ पर से छोटा कम एरिया होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा सरफेस के जो है कॉन्टेक्ट में आएगा, और ज्यादा आएगा तो जिस कारण से वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप रिएक्ट कराना, तो आप जैसे मान लो, सपोज करो एक और एग्जांपल देता हूं, सॉरी, मैं सोडियम के, मेरे को फटाफट से रिएक्शन कराना है, मैं सोडियम के छोटे छोटे टुकड़े लिया और एक बड़ा सा क्रिस्टल लिया, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, ये तुरंत रिएक्ट करके एकदम जो है क्या हो जाएगा, यानी कि जो स्टेबल हो जाएगा। यानी कि इसीलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, इस प्रकार से जो है ये फॉर्मेशन करता है, जिसका एरिया कम होगा वो आसानी से क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, 4th पॉइंट देखिए ध्यान से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है, अगर जो लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ज़्यादा. ठीक है, जैसे आप लोगों ने H2 और Cl2 को किसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, रोशनी के प्रेजेंस में। ठीक है, रोशनी जो है आप लोग समझ रहे हैं किसको कहते हैं हम लोग, Sunlight. हाँ, Sunlight. ओके, लाइट में लिख दिए, सनलाइट लिख दो। Sunlight. ओके ओके, अब मैंने जो है यहाँ पे रोशनी के प्रेजेंस में कराया, तो ये क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। यानी कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा उतना जल्दी क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये उतना ज्यादा हो जाएगा। 5वां हम बात करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, कैटलिस्ट का आपको शायद ज्यादा समझ में आए। ये क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। जैसे मान लो, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं। एक कुआं है, ठीक है, और इस कुएं में ना, मान लो कि मैंने पाइप जोड़ रखा था मोटर के साथ, और ये पाइप जो है ना गिर गया,
सपोज करो ये जो है पाइप जो है यहाँ पे आ गया, मेरा हाथ वहां तक नहीं जा रहा है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी प्रकार से जो है झुक जाएगा। अब मान लो मेरे पास इसके निकालने के दो तरीके हैं। यहाँ पे जो है मान लो कि सब में हुक बना हुआ है, ठीक है, वैसे हर जगह आप लोगों को पता होगा, अगर जो कुआं देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अब एक तो तरीका है कि मैं यहाँ से उतरूं धीरे धीरे और या इधर से उतरूं और इधर से निकाल लूं, या दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे यानी कि धागा या थ्रेड से डाल के एक जो है हुक बनाऊं और हुक की मदद से इसको क्या कर लूं, निकाल लूं। सेम काम करता है कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शन को क्या कर देता है, जनरली हम लोग इसको फास्ट कराने के लिए भी करते हैं और जनरली हम लोग इसको स्लो कराने के लिए भी यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है। तो यही काम हो गया कैटलिस्ट का, जो काम आपको ज्यादा समय लग रहा था उसको इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। यानी कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज्ड। लेकिन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। देखो ये धागा ने निकालने का काम किया लेकिन ये इसके अंदर नहीं गया। यानी कि सेम ये कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन को स्टार्ट करा दिया फिर जो है क्या हो जाता है, बगल हो जाता है। यानी कि उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट ये जो होता है, जैसे आपको रिएक्शन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लो मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। पहले मान लो कि कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा था, यानी कि इतना टाइम लग रहा था। अब मैंने क्या किया, जैसे मान लो कि आपको कोई चीज पढ़ने में जो ज्यादा समय लग रहा था, मान लो कि आपको 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग रहा था, मैंने उसको आपको एक ऐसा कोई ट्रिक बताया जिससे आपको तुरंत याद हो गया। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया इसने, कम कर दिया, कम कर दिया। डिक्रीज। यानी कि ये तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे, ये इफेक्ट कर दिया यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, इंक्रीज या डिक्रीज पे। यहाँ पे रेट को तो इन्होंने क्या कर दिया, यानी कि जो काम आपका 4 घंटे का था उसको किस में कर दिया, 2 घंटे में कर दिया, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर दिया। हो सकता था कि दूसरा कंडीशन यानी कि आपने डाला जिसको स्लो कराना चाहते हो, जो बहुत तेजी से होते हैं उसमें ऐसा कैटलिस्ट डालते हैं जिससे वो क्या हो सके, यानी कि जो है स्लो हो सके, ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखिए 6, आपके पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ वी इंक्रीज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, then rate of reaction is increased by 2 or 3 times। अगर आपने 10 डिग्री टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन में बढ़ा दिया तो जो रिएक्शन का रेट है ना वो 2 से 3 टाइम्स हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है। सिंपल सा फंडा ध्यान सुनिए, अगर एनर्जी दोगे किसी चीज को तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। यानी कि अनस्टेबल होगा तभी इधर उधर भागेगा। जैसे आपको एक जीता जाता एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो पॉपकॉर्न को कभी आप लोगों ने तवे पे भूंजा है, यस सर, जब एनर्जी देते हैं वो आराम से बैठ के रहता है या उछलता है, चलता है सर, उछलता है। यानी कि उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है, वो अनस्टेबल है तभी तो इधर उधर भाग रहा है। अगर जब स्टेबल रहता तो यानी कि आराम से रहता। जैसे मैंने कहा कि कोई इंसान की नौकरी नहीं लग रही तो कभी देखना इधर जाएगा, इस कंपनी में जाएगा, कभी उस कंपनी में जाएगा, या कभी इधर जो है जॉब के लिए अप्लाई करेगा, कभी उधर करेगा। लेकिन जिसकी जॉब लगी हुई है वो देखना उतना ज्यादा क्या इधर उधर करता है क्या, नहीं। नो सर। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर दे दिया तो उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया, एनर्जी को बढ़ा दिया तो यानी कि उसकी अनस्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। एक बात याद रखना
कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल वह होगा। अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होगा। वो स्टेबल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही आपने इसको अनस्टेबल कर दिया, अगर अनस्टेबल कर दिया तो अब क्या चाहोगे, यानी कि वो फटाफट से चाहेगा स्टेबल, यानी कि रिएक्शन जो है तुरंत हो जाएगा। कोई भी इसको कहेगा कि ऐसे करो, जैसे मान लो कि आपको कोई भी ऐसा चीज हो रहा है जिससे कि आप अनस्टेबल हो रहे हो। जैसे मान लो आपके घर में जो है आपके मम्मी पापा कह रहे हैं तू इस साल नहीं पढ़ेगा तो तुमको जो है इधर भेज देंगे उधर भेज देंगे, तो आपके मन में जो है यानी कि अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि अगर जो आपके पापा कहें कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमको जो है मैं बीएससी में नाम लिखा दूंगा, अगले साल से तुम्हें 1 रुपया खर्च नहीं दूंगा, तो आपको अब जो है अनस्टेबल फील होने लगेगा कि यार मेरे को जो है इधर भेज देंगे उधर भेज देंगे, मेरे को डॉक्टर बनना है। तो अब आपको क्या लगेगा कि मेरे को जल्दी से, यानी कि कोई भी पढ़ा दे मैं जल्दी से इसको सीखूं और जल्दी से पेपर को पास कर जाऊं, यही तो मन में आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, या और वैसे भी देखिएगा जिसको दुख दर्द ज्यादा होता है वो जो है जल्दी जो है कंप्लीट भी कर जाता है। कई सारे ऐसे कहानी है, जब आगे मैं बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो जैसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं तो वो जल्दी से स्टेबल जो है, यानी कि जो है कोई भी चीज को पा लेते हैं। आपको मैं एक दिन कभी कहानी बताऊंगा, क्योंकि अभी तो समय नहीं है। एक शायद हिमाचल या उत्तराखंड की एक गर्ल्स थी, उस 2 बार फेल हो गई थी। फिर उसके बाद तीसरी बार जो है उसको पूरे समाज ने ताना मारना शुरू कर दिया कि बाप के पैसे को जो है तुम बुड़ा रहे हो या खर्च कर रहे हो, जो भी है। उसके मन में जो है ना अनकंफर्टेबल फील होने लगा। लोगों को लगने लगा कि यार सच में मैं ऐसा कर रही हूँ, अपने पिताजी के पैसे को मैं जो इधर उधर बहा रही हूँ, जहां पापा कह रहे हैं वहां पे मैं भेज रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा। तो फिर इस प्रकार से उसके मन में जो है लगने लगा, अब उसको जो भी पढ़ाते हैं जहां से जो ज्ञान मिला उसने सीखा और उसके बाद जो अगले साल वो क्रैक कर गई। तो उसी तरीके से होता है कि जितना ज्यादा एनर्जी कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें। और लास्ट हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की। 7th नंबर क्या होता है, कंसंट्रेशन। अगर मैं पहला पॉइंट की बात करूं, इफ concentration of reactant is high, then rate of reaction is high. अगर आपके पास क्या होगा कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रिएक्टेंट का ज्यादा हो, जनरली लिख लो, जनरली लिख लो, क्योंकि आगे मैं आपको समझाऊंगा क्यों कह रहा हूं। जनरली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई देन रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई। अगर मैं एक केस आपको बता भी देता हूं कि क्या होता है कि कई बार कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता है। यानी कि इफ concentration of reactant is high but rate of reaction is low। ऐसे समझ लो कि मान लो किसी को कोई चीज की जरूरत नहीं हो, आप उसके सामने वो दोगे तो यानी कि वो रिएक्ट करना चाहेगा क्या, नहीं। तो नहीं। इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है कम हो जाती है। या कई बार जो है न्यूट्रल रहता है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो है इस प्रकार से जो है उसको कोई लेना देना नहीं है। जो है जैसे साधु बाबा लोगों को किन्हीं से मोह माया नहीं रहता, ना पैसे से ना घर से ना जो है, इस तरह के जो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल रिएक्शन करते हैं। समटाइम्स प्रोडक्ट के कारण भी जो डिपेंड करता है, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बन रहा है तो यानी कि फटाफट से रिएक्टेंट होगा। अगर जब प्रोडक्ट अनस्टेबल बन रहा है तो यानी कि रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि ये सारी चीजें जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब इन सभी पॉइंट में से मैंने जो है आपको कंसंट्रेशन बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, और आपको जो है लाइट वाला बता दिया। ठीक है, अब हमारी जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे,
एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे कि इन सब चीजों से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे जो है ना उनके पॉइंट दिए हुए हैं, आप एक बार पढ़ना और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मैं अभी यहीं पे रखता हूँ।